एवरीवन, जे एडवांस सीरीज के अंदर केमिकल बॉन्डिंग को वन शॉट में कवर करेंगे। बहुत सारी यूनिक बातें, बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की लाइन से बन सकते हैं, उन सबको मैं इस सेशन के अंदर कवर करवाने वाला हूं। आइए पहले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। इन एन आइस क्रिस्टल ईच वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू। सबको आंसर रटा हुआ है, बट अगली बात जो बताने वाला हूं वो किसी को नहीं पता होगा। ये पॉइंट तो सबको याद होगा कि यार एक पानी का मॉलिक्यूल कितने एच बॉन्ड बनाता है। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। तो H इधर कनेक्ट हो सकता है, H दूसरे किसी पानी के मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यानी एक पानी का मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बनाएगा। एक पानी का मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अब जो बताने वाला हूं उसमें सुनकर मजा आएगा। क्या है दोस्त? एनसीईआरटी से लाइन को निकाल कर लाया हूं, सुनिएगा। कि पहला पॉइंट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना वाटर की, वो क्या है? आइस। पहला लाइन जेई मेंस ने कभी नहीं पूछा, बट आने वाले टाइम में पूछ सकता है, फिर मत कहना बताया नहीं। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। बहुत शानदार पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है, मैं बताने वाला हूं, सुनकर आपको मजा आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस क्रिस्टलाइजेज इन दी हेक्सागोनल फॉर्म। Ice crystallizes in the hexagonal form, but at very low temperature it condenses into the cubic form. शानदार इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, एनसीईआरटी से लिया गया पॉइंट है। इस पर जेईई मेंस में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एक पानी का मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड्स बनाएगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस हेक्सागोनल फॉर्म पे मिलेगा, लो टेम्परेचर पे क्यूबिक फॉर्म में मिलेगा। पॉइंट जरूर ध्यान रखना। आज के सेशन में हम खाली यू नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है और ऐसे करना है, दैट्स ऑल, ये वाली बात नहीं करने वाले। इसके इर्द गिर्द क्या क्या कॉन्सेप्ट वाली बातें बन सकती हैं, वो सारी चीज सिखाने वाला हूँ। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड। मींस 2023 का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे। दोस्त, ब्रोमिक एसिड इज HbRO3, पर ब्रोमिक एसिड इज HbRO4। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या? +5 +7। क्या आंसर 12 हो जाएगा? हाँ 12 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन। बट अब एनसीईआरटी का पॉइंट समझना। ये पूरा ऑक्सो एसिड्स हैं, हेलोजन के सारे ऑक्सो एसिड्स आपके सामने हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लोरीन कितने ऑक्सी एसिड्स बनाता है? खाली एक, HOF। क्लोरीन कितने बनाता है? क्लोरीन चारों बनाता है। HOCl इज, नाम भी ध्यान रखना, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2, HClO2 is hypochlorous, HClO3 is chloric, HClO4 is परक्लोरिक। उसने मींस ने क्या क्वेश्चन पूछा? ब्रोमिक एसिड और परब्रोमिक एसिड। यहीं से ही क्वेश्चन बनाया है। अगला क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि ब्रोमीन के कितने ऑक्सी एसिड्स हैं हेलोजेंस के साथ, या बेसिकली ब्रोमीन के कितने ऑक्सी एसिड्स हैं? 3। हाइपोब्रोमस, हाइपरब्रोमिक, परब्रोमिक। आयोडीन के जितने ब्रोमीन के उतने आयोडीन के। क्लोरीन चारों बनाता है, फ्लोरीन एक बनाता है। ये आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जरूर ध्यान रखना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही बहुत सारे आए। मॉलिक्यूल है, कितने लोन पेयर है, कितने उनकी हाइब्रिडाइजेशन है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि आसान कैटेगरी के क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस का लेवल क्या है, थोड़ा सा आसान, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान नहीं होंगे। बट एक बार सुनते हुए जरूर चल रहे होंगे। IF7 कैसे करना है, डायरेक्टली सोचो ना यार। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर जी 7। तो क्या 7 फ्लोरीन अटैच हो गए क्या? ध्यान से सोचो, तो 7 फ्लोरीन अटैच कर दिए, तो सर लोन पेयर तो कोई बचा ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। क्या 0? यानी कि IF7 के अंदर तो 0, यानी ए का मैच 4 से होगा। देखो, ए का मैच 4 से, ए का मैच 4 से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। XCF6 रटा हुआ होता है कि एक लोन पेयर? फिर भी सोच कर देखो, जिनोन के वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कितने फ्लोरीन चिपका दोगे? सर जी 6 फ्लोरीन चिपका देंगे, तो एक लोन पेयर रह जाएगा। XCF2 फिर से सोच लो, दो तो फ्लोरीन चिपका दिए, 1 2 3 4 5 6, कितने लोन पेयर रह गए? 3। अब तो मैच हो ही जाएगा दोस्त। इसमें 3 लोन पेयर हैं, इसमें इसमें कितने? 0 लोन पेयर है, तो बच गया क्या? 2 लोन पेयर वाला ये बच गया। क्या आंसर मैच कर लोगे क्या यार? दोस्त, आंसर डी का मैच 1 से हो रहा है क्या? ध्यान से देखो तो, क्या डी का मैच 1 से हो रहा है क्या? 3 लोन पेयर, तो आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन रहते हैं, बट आपको ऐसे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। यार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको फिर देखने को मिल सकते हैं। एक शानदार, बढ़िया, धमाकेदार क्वेश्चन। क्या क्या बातें यहां से सीखेंगे वो भी सीखते हुए चलना। कैसा क्वेश्चन कि यार N2O4 में कैसी बॉन्डिंग है? NON बॉन्डिंग है, N डबल बॉन्ड O है, NN बॉन्ड है, N डबल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N है।
क्या सभी का स्ट्रक्चर पता हो तो काम आसान हो जाएगा क्या? यार स्ट्रक्चर पता हो तो काम आसान हो ही जाएगा। हाँ तो यार स्ट्रक्चर ही क्यों नहीं सोच लेते, क्या बना रहे होंगे। मैं आपके सामने N2O5 रखता हूँ, ये मॉलिक्यूल मेरे को ऐसा लगता है इस पे फिर से क्वेश्चन आएगा। क्या N2O5 का स्ट्रक्चर ध्यान से सोचो तो ये है क्या? कैसी लिंकेज है? NON लिंकेज है क्या? अच्छा तो सी का मैच 2 से होगा। दोस्त सी का मैच 2 से होगा तो आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। ऐसे करना होता है क्या? हाँ कुछ कुछ ऐसा ही। अब सोचो, आपको N2O4 बनाना है तो कौन सा लिंक ऑक्सीजन खत्म करोगे, ये वाला ऑक्सीजन खत्म कर दोगे क्या? दोस्त आपके सामने आंसर आ चुका है, दोस्त आपके सामने N2O4 का स्ट्रक्चर आ चुका है। ओह ये तो मजेदार है। जी हाँ मैं कह रहा हूँ, चीजों को बहुत प्रिसाइजली पढ़ोगे ना, चीजों को बहुत प्रिसाइजली पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ए का मैच 3 से। ठीक है ये तो आप कर ही लोगे। अब एनसीईआरटी का डेटा वाला पॉइंट क्या कहता है? एनसीईआरटी का डेटा वाला पॉइंट ये कहता है कि यार यहाँ पर मैंने टेबल आपको असाइन कर दी है N2O, NO, N2O3, NO2। NO2 का कलर याद रखना दोस्त, रेडिश ब्राउन। दिस इज रेडिश ब्राउन। और लो टेम्परेचर पे ये ब्लू एसिडिक सॉलिड है। दूसरा काम का पॉइंट, दिस इज ब्लू एसिडिक सॉलिड N2O3। N2O4 इसी का डाइमर है बट कलरलेस है। N2O4 इसी का डाइमर है, कलरलेस है। N2O5 ये रहा। अब आने वाले टाइम में क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है दोस्त? ऐसा पूछ सकता है कि यार NO2 में बॉन्ड एंगल कितना है, NO2 में बॉन्ड एंगल कितना है। तो मैं यहाँ पर ये बातें बताता हुआ चल रहा हूँ, आप बॉन्ड एंगल के रिगार्डिंग कुछ डेटा वाली बात आप जरूर कब्जे में करेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ NO2+, अब ये स्ट्रक्चर आसान रहता है और स्ट्रक्चर बना भी लिया जाता है, sp हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल 180 हो जाता है। NO2 का जो बॉन्ड एंगल निकल कर आता है वो 134। NO2 माइनस का घट जाता है और घट के लगभग 115 के आसपास रह जाता है। NO3 माइनस दोस्त लगभग 120, एग्जैक्ट इवन 120 डिग्री। चारों के बॉन्ड एंगल कब्जे में कर लेना। NO2 प्लस NO3 माइनस आसान रहता है। ये दो दो डेटा वाली बातें हैं, दोनों कब्जे में कर लेना, कभी क्वेश्चन आए तो गड़बड़ नहीं होगी, सेफ खेलना। एक डेटा और बता देता हूँ, Cl2O में जो बॉन्ड एंगल निकल कर आता है वो रफली 111 डिग्री निकल कर आता है। ये भी आप रिमेम्बर रखेंगे, याद रखेंगे। ओह याद रखने से फायदा है। जी हाँ बहुत सारी चीजें आप याद रख लें तो आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा। तो चीजों को जरूर याद रखें। और क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्त? और पता है कैसा कैसा क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं आपके सामने सब कुछ रख दूंगा जो आने वाला क्वेश्चन हो सकता है। पूछ लेगा यार N2O5 में कितने तरह की बॉन्ड लेंथ है? क्या दोस्त दो तरह की बॉन्ड लेंथ है क्या, 155 और 119? अच्छा एंगल भी पूछ लेगा, हाँ पूछ लेगा। NON बॉन्ड लेंथ कितनी है, 112। ONO बॉन्ड लेंथ कितनी है, 134। ये क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में डेटा है। सर ऐसे तो N2O3 में पूछ लेगा, हमें क्या सारा याद रखना है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है प्लीज आप N2O5 तो जरूर रखते हुए याद रखते हुए जाना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। बट एक बार देख जरूर लेना डेटा वाइज, एक बार आप डेटा वाइज देख लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। N2O3 से इसका कंपैरिजन करें ना, N2O3 से, तो आप ऐसा सोचो ना, बाहर वाला एंगल बड़ा ही है क्या, ये 130 है, 134। अंदर वाला एंगल 105 डिग्री, 117 डिग्री, अंदर वाला एंगल 112 डिग्री। अंदर वाला एंगल कम है लेकिन बाहर वाला एंगल तो ज्यादा ही निकल कर आ रहा है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्या पॉइंट्स बन सकते हैं दोस्त, कब्जे में करते चलो, कुछ ना छोड़ो, कुछ ना छोड़ो। मैं कहाँ लिखूं, मुझे स्पेस चाहिए, मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख लेना ये सारी बातें। न्यूट्रल ऑक्साइड, आप 3 न्यूट्रल ऑक्साइड अपने कब्जे में करेंगे। NO, N2O और CO, 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं जो आप कब्जे में कर लेंगे दोस्त। 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, कौन कौन से ये रही। देखो क्वेश्चन एक था पर उसके में कितनी सारी चीजें बन सकती हैं, वो सारी बातें बोलता हुआ चल रहा हूँ, लिखते हुए चलो दोस्त, भूल ना जाना। N2O3 बता दिया, ब्लू एसिडिक सॉलिड। NO2 रेडिश ब्राउन। N2O4 कलरलेस। N2O5 एसिडिक ऑक्साइड है, जरूर ध्यान रखना। ओहो बहुत फेमस, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। दिस इज ऑक्साइड, दिस इज पर ऑक्साइड एंड दिस इज सुपर ऑक्साइड। अरे सर यहाँ पर भी कुछ शानदार बता दो ना, यहाँ पर भी कुछ शानदार बता दूं, बता देता हूँ दोस्त, याद रखना। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ना, दिस सुपर ऑक्साइड, दिस सुपर ऑक्साइड कौन से, O2 माइनस। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरा निकल कर आता है, जबकि ऑक्साइड पर ऑक्साइड अड़ाया अड़ाया। ऑक्साइड और पर ऑक्साइड तो उड़ाया होते हैं लेकिन सुपर ऑक्साइड पैरा मैग्नेटिक होता है। क्या पॉइंट ध्यान रखना, देखना।
मैं यहां लिखता हूं, ये जो चार एलिमेंट्स लिख रहा हूं ना, सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम और स्ट्रोंशियम, ये जनरली पेरोक्साइड बनाएंगे। इनका फॉर्मूला रहेगा Na2O2, हाइड्रोजन इज H2O2, बेरियम का फॉर्मूला पेरोक्साइड में रहेगा BaO2, स्ट्रोंशियम का रहेगा SrO2। सुपर ऑक्साइड तीन बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड तीन बनाते हैं, कौन कौन से? पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, और इनका फॉर्मूला रहता है MO2, KO2, RbO2, CSO2। तीन सुपर ऑक्साइड्स, बस तीन ही अपने कब्जे में कर लेना। पर ऑक्साइड चार है, सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम और स्ट्रोंशियम। सारी बातें जरूर याद हो जानी चाहिए दोस्त, सारी बातें जरूर याद हो जानी चाहिए। और थोड़ा सा आगे चलो। ओहो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत शानदार बातें हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिगार्डिंग। आप सीख लीजिए, आप सीख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर देखो, बहुत आसान सा सेगमेंट, जहां जुगाड़ है अपने पास उस जुगाड़ को अपने कब्जे में जरूर करें। कैसे सीखें? मैं यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13, 12, 11, 10। जो रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ ना, दीज आर इलेक्ट्रॉन। कौन सा कलर लें जो थोड़ा सा दिख जाए? ये ले लेते हैं ब्लू। इस ब्लू से कलर के से जो लिखूंगा, ये बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, ऊपर नीचे उतरते समय, लेफ्ट और राइट से ऊपर नीचे उतरते समय 0.5 घटाते जाओ। 2.5, 2.5, दिस इज 2, दिस इज 1.5, दिस इज 1, दिस इज 0.5, दिस इज 0, 2, 1.5, 1। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन है तो आंसर हो जाएगा क्या? आइए अब चेक कर लेते हैं। आइए, आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे रखे थे। O2 2 माइनस, CuNO प्लस, इलेक्ट्रॉन्स लिखो। सर 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। सर कार्बन के 6, ऑक्सीजन के कितने? 8, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस 15 में से गया 14 इलेक्ट्रॉन। ओहो, 18 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना? एक। 14 14 में कितना? 3133 आंसर है क्या? हाँ हाँ, यही तो आंसर है। ये तो गजब बात है। जी हाँ, आप इस बात को जरूर ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर और क्या सीखने वाली बात है? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये पॉइंट पे आप जरूर ध्यान रखना। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्या ये वाला पॉइंट भी आप सीख गए हैं? बॉन्ड ऑर्डर का कैसा भी क्वेश्चन आए, बॉन्ड स्ट्रेंथ का है, बॉन्ड लेंथ का है, आप इस लॉजिक से कर लेना, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है दोस्त, और चलते हैं आगे। अरे बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस है, फेमस है, ये तो फेमस है। कहते हैं लुईस एसिड का ऑर्डर बता दो दोस्त। बोरोन के हैलाइड्स में क्या BF3 में एक शानदार बात हो रही होती है क्या? सर हमने रट लिया, बैक बॉन्डिंग होती है। अच्छी बात है। बोरोन ट्राईफ्लोराइड में बैक बॉन्डिंग हो गई, तो अपने ही मॉलिक्यूल में फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत है क्या? राजी ना। कौन एक्सेप्ट करेगा? Bi3। तो यानी यहाँ पे आंसर तो नो डाउट सेकंड आ गया, नो डाउट यहाँ सेकंड हो गया, क्योंकि BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग है। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4। यहाँ पर लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये निकल कर आता है, क्योंकि फ्लोरीन का -I बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर बहुत अच्छा पार्शियल प्लस डेवलप होता है, बहुत बढ़िया पार्शियल प्लस है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्या दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे? लुईस एसिड स्ट्रेंथ ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जरूर ध्यान रखना। ठीक है। और यहाँ पर यार एक पॉइंट और बता देता हूँ, मैं रोक नहीं पा रहा, क्योंकि बात इनऑर्गेनिक की होती है तो मुझे अच्छा लगता है। ये तीनों BCl3, BBr3, Bi3 अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। सवाल ये पूछ लेगा इंटीजर टाइप में कौन सा बोरोन का ट्राई हेलाइड है जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जाता है, तो BF3। BF3 अंडरगो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जाता है, जरूर ध्यान रखना। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं यार, एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। ओहो, बहुत शानदार, एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है, बट एनसीईआरटी से फ्रेम किया इसलिए शानदार है। BCl2 की सारी बातें आपके सामने, कि सॉलिड फेज में कैसा है, वेपर फेज में कैसा है, हाई टेम्परेचर पे कैसा है, मैं बता देता हूँ। BeCl2 सॉलिड फेज में तो ध्यान रखना पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। यदि BeCl2 वेपर फेज में आए
ये वेपर फेज में, और लगभग 1200 केल्विन में हीट करने पर BeCl2 का मोनोमर मिलता है। मोनोमर, अच्छा ये तो सारी बात आपने बता दी। हाँ, ये वेपर फेज में डाइमेरिक फॉर्म में BeCl2 होल ट्वाइस। यहां से तो आंसर आ गया, पॉलीमेरिक, डाइमेरिक एंड मोनोमेरिक। और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी सीखो। हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगी दोस्त, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में है, सॉलिड फेज में। पॉलीमेरिक फॉर्म में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, ये डाइमर बना रहा है कौन सी स्टेट में, वेपर फेज में। 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, और ये मोनोमर है, लीनियर फॉर्म है, 2 सिग्मा बॉन्ड sp। यानी यहां से आज का जो पॉइंट आप सीखते हुए चल रहे होंगे कि सॉलिड फेज में बेरिलियम sp3, डाइमर में sp2, और मोनोमर है तो sp। अगला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि यार हाइब्रिडाइजेशन बता दो। क्वेश्चन पूछने वाला यार कुछ भी पूछेगा, जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि आप हर चीज सीखते हुए चलें। आप हर चीज सीखते हुए चलें। अब देखो, ये वाला पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या है, कैसे बनेगा? अच्छा, फास्फोरिक एसिड पता है क्या, H3PO4। सिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। इसका पायरोफॉर्म बनाना है ना, तो इसके 2 मॉलिक्यूल में लेकर पानी निकाल दो। मतलब, अरे H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल लोगे, H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स लोगे, तो ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा क्या, H6P2O8। इसमें से पानी निकाल दो, 6 में से 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन गए तो 4, 2 ऑक्सीजन, H4P2O7 बन गया। दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और उसका हाइपोफॉर्म बनाना है तो उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो, फॉर्मूला बनेगा H4P2O6। दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या क्या सीखा सुन लो। एक एसिड में से 2 मॉलिक्यूल लेकर पानी निकालो, पायरो, और एक ऑक्सीजन निकाल दो तो उस पायरो से जो फॉर्म बनती है विच इज हाइपो। अच्छा, एक एसिड का हाइपो ऐसे बनता है, जी हाँ। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, 12 में से 4 गए तो 8, 8/2 4 हो जाएगा क्या आंसर? आप सीख पा रहे हैं क्या? आप सीख पा रहे हैं क्या कुछ शानदार बातें? अब मैं आपको एनसीईआरटी का फिर टेबल आपके सामने रख रहा हूँ। दिस टेबल इज टेकन फ्रॉम अगेन एनसीईआरटी। अब क्या क्या बातें अब आपको यहां से सीखनी है वो सीखते हुए चलना। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का नाम है फॉस्फिनिक एसिड, कॉमन नेम। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज फॉस्फोनिक। क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है, ऐसा नाम लिख के देते, फॉस्फिनिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कर दो, सब पता होना चाहिए। H3PO2 is hypophosphorus acid, orthophosphorus acid या सिंपली phosphorus acid, H3PO3। पायरोफॉर्म ये रहा, देखो देखो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, हाइपो H4P2O6, जो भी बनाया ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मेंस का ही क्वेश्चन है, उन्होंने कुछ नया नहीं पूछा दोस्त। उन्होंने कुछ नया नहीं पूछा, डायरेक्ट सब कुछ लिखा हुआ था, नाम भी था, ऑक्सीडेशन स्टेट भी थी। आपको पता होना चाहिए कैसे बनते हैं। मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये रहा। क्या हमें सारी बातें रटनी है? ना, सारी बातें ना रटें, इतना रट भी नहीं पाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाई है वो सेगमेंट तो जरूर सीख कर जाना। इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बार रीड जरूर कर लेना, एटलीस्ट एक बार रीड जरूर करना, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है। ठीक है, ये सारी उनकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर रखी है, क्योंकि आने वाले इस टाइम में ऐसा हो सकता है यार स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ रहा हो, कितने पीओपी लिंकेज हैं, कितने फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड है, कितने पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो स्ट्रक्चर भी आप एक बार एटलीस्ट एक बार खुद से ड्रॉ करके देखेंगे, खुद से ड्रॉ करके देखना है दोस्त। अब जैसे क्वेश्चन, मीन्स का ही क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया, सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो बनाना सिखाया था ना, हाँ सर, मॉलिक्यूल लेकर, एक एसिड लेकर 2 मॉलिक्यूल लो, पानी निकाल दो, H4P2O7 बना था। स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर। अरे सर, रेडीमेड बना तो हुआ है, फिर भी बना लो, फिर भी बना लो। अब क्वेश्चन है कितने सिग्मा कितने पाई, क्या रेशो ले सकते हो मेरे भाई? ये रहा H4P2O7, कितने सिग्मा कितने पाई, क्या रेशो लेकर आंसर बता दोगे मेरे भाई? तो आंसर आप कमेंट कर देना, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल आपके सामने है। आपको पता है कितना आंसर आएगा, आप बता दीजिए। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, 2 पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड में बता देता हूँ, सिग्मा आप बता देना, कमेंट कर देना आंसर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11,
फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चन पूछ लिया, कितने पीओपी लिंकेज है, कितने पीओपी लिंकेज है। देखो H4P2O7 दो बार आया, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सर पीओपी लिंकेज, अभी स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया कि ये है क्या पीओपी लिंकेज? ये रहा। कितना है पीओपी लिंकेज? एक क्या? एक। हाँ जी हाँ, एक है, एक है। ओहो ये तो आंसर नहीं हो सकते, ये तो आंसर नहीं हो सकते। अब 3 और 6 कोई एक चेक कर लो। P4O10 बहुत अच्छा है, P4O10 बहुत अच्छा है। क्या P4O10 में आपने फॉस्फोरस ऑक्सीजन की लव स्टोरी को सुना है क्या? आपने फॉस्फोरस ऑक्सीजन की लव स्टोरी सुनी है क्या मेरे मुंह से? नहीं सुनी होगी तो कमेंट करके बता देना, एक लव स्टोरी आपको जरूर सुनाएंगे। इवन वीडियो अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना मेरे नाम से लव स्टोरी, आप लिख लेना, आपको मिल जाएगी। लव स्टोरी ऑफ फॉस्फोरस। आप ये स्ट्रक्चर खुद से भी बना सकते हैं, बाय बाय अनिरुद्ध वालिया, सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। लव स्टोरी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस या फॉस्फोरस लिख लो बस, फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं उनसे मिल जाएगा। सवाल क्या कह रहा है? पीओपी, पीओपी लिंकेज कितनी? चेक करो चेक करो चेक करो। 1 2 3 4 5 6। ओ 6 वाला आंसर तो सेकंड ऑप्शन हो गया। जी हाँ, आप देखो बहुत क्लेवरली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, आप बहुत ज्यादा क्लेवरली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो बहुत कुछ सीखते हुए चलोगे, इसलिए ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सारी बातें। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, कहता है कि विच ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन कैसे बना सकता है ये? फॉस्फोरिक है, हाइपोफॉस्फोरिक पीएच, मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम किस में मिलते हैं दोस्त? अब देखो नाम लिख दिया, फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये भी देख कर आए क्या? H4P2O6 रट लो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बहुत बार आता है, H2P4O7। फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4। अपने केमिकल फॉर्मूला में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कितना? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड सॉरी, सब लिखा हुआ है, सब है एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो ना, पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5, H4P2O5। अब मैक्सिमम ऑक्सीजन, ओहो ये 8 बार बार क्यों बना दे रहा हूँ, 8 से ऐसा क्या लगाओ, चलो कोई नहीं। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ हो जाएंगे? पायरोफॉस्फोरिक एसिड में हो जाएंगे। देश दोस्त क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी पूछेगा तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस हर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए हर वैरायटी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि बहुत ज्यादा आप डिफिकल्टी ना महसूस करें। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन, वो ऑक्साइड विच कंटेन्स ओड इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम। दोस्त मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया NO2। अब NO2 के बारे में सोचना, NO2 है ना, NO2 ये रहा, NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है जिसके कारण ये कलर्ड भी बताया था क्या, रेडिश ब्राउन। दोस्त रेडिश ब्राउन भी इस कारण से, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी का डाइमर बना लेते हैं ना, जैसे NO2 के दो मॉलिक्यूल्स लेकर कंपाउंड जो बन जाता है ना N2O4, जो डाइमर है वो कलरलेस हो जाता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। दैट इज व्हाई इट कंटेन्स ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड हैज कलर, एंड हैज कलर। जरूर ध्यान रखना। ओहो ये आसान है, कहता है। आप एक तो ना हर क्वेश्चन जब मैं करवा रहा हूं तो आप अपने लेवल पर पहले क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। क्यों सर? और इससे फायदा ये होगा ताकि आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा यार क्वेश्चन करने कैसे, एटलीस्ट ये पता लग जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, वरना मैं तो बोलता हुआ चलूंगा। सीखिए। कहता है कि PCl5 तो बन रहा है बट NCl5 नहीं बन रहा, क्यों? अरे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना पाएगा नहीं, क्योंकि सेकंड पीरियड का इसके पास वीडियो नहीं है। सर किसकी वीडियो? अबे वैकेंट डी ऑर्बिटल, अबे वैकेंट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो आप यहाँ पर जो आंसर टिक कर रहे होंगे दैट वुड बी सेकंड ऑप्शन। आइए 15वें क्वेश्चन। दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 जरूर है, क्वेश्चन नंबर 15 जरूर है, बट आप सीख बहुत सारी चीजें गए होंगे। अरे यार बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन अभी मैं करवा कर आ रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ। C2 2 माइनस, N2 2 माइनस, O2 2 माइनस। सर जी बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स लिखो पहले, इलेक्ट्रॉन्स 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या? सर जी बॉन्ड ऑर्डर लिखे, लिखो। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3, कितना 2, कितना 1। ओहो ये तो आंसर आ चुका है। जी हाँ, आपके सामने आंसर आ चुका है, ध्यान से सोचें तो सेकंड ऑप्शन। सवाल बहुत आसान आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा जो आपको परेशान कर रहा हो, चाहे इवन इन मेंस और इवन इन एडवांस। क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
मैं 16th क्वेश्चन की तरफ चलूं उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपको और बता देता हूँ, ताकि एज सच आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। अ, यदि आपके एग्जाम के आप बहुत पास हैं तो ये एक्सेप्शंस वाला वीडियो जरूर कवर कर लेना। 35 मिनट का बहुत सारा क्वेश्चन आता था, पिछली बार भी आया। किसी को इनऑर्गेनिक बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़नी है तो, और सारी एक्सेप्शंस को अपने कब्जे में करना है तो, एक्सेप्शंस इन वन शॉट करके कुछ सेगमेंट्स हैं। ये पार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ पार्ट्स हैं। जेई के एस्पिरेंट हो या आप नीट के, आप ये दोनों सेगमेंट को जरूर कवर करेंगे। और इन सब की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ताकि आपके सामने कोई नया कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आए तो आपको यूं ना लगे यार ये कैसे हो गया, यार ये कैसे हो गया, ये तो अपनों को पता ही नहीं। तो उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए मैं सारी बातें आपको बता दे रहा हूँ। चलो, कहता है 4 ऑक्सी एसिड्स हैं सल्फर के, नंबर ऑफ दोज विच कंटेन्स परऑक्सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। ओ ये परऑक्सो की भी कहानी तड़ी खराब है। अरे आसान है, सीखो ना। ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, 6 में से 2 गए 4 है क्या, 4 में से 2 गए 6 है क्या, 8 दूनी 16, 2 गए +7 है क्या, 14 में से 2 गए 6 है क्या। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा लिखा। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। जो अपनी औकात से बाहर ऑक्सीडेशन नंबर रखे, जो अपनी औकात से बाहर, जो अपनी मैक्सिमम से बाहर ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, वो कंपाउंड के अंदर पक्का मिलेगा परऑक्सो। कितने ऐसा कंपाउंड है, जी एक जनाब, एक कौन, H2SO8। अरे इनकी कहानी भी है थोड़ी सी खतरनाक, सुनते हुए चलो। H2SO8, this is मार्शल एसिड। मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिए। परऑक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। परऑक्सी लिंकेज है इसके अंदर क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अपनी औकात से ज्यादा है, +6 से ही ज्यादा है, दैट इज वाई आंसर है। क्या इसी तरह आपके सामने एक एग्जांपल और लिखता तो आपको मजा आता क्या। हाँ सर लिख दो। H2SO5, H2SO5 में क्या +8 आ रहा है क्या, क्या इसमें भी परऑक्सो मिलेगा, जी हाँ मिलेगा, जी हाँ मिलेगा। तो जरूर ध्यान रखना, तो जरूर ध्यान रखना, मार्शल्स एसिड एंड कैरोज एसिड, दोनों बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक हो जाएगा। अब देखो ऐसे ही कोई रैंडम ऑक्साइड लिखकर Mn डबल बॉन्ड ओ पूछ रहा है, ओहो इसके रिगार्डिंग सोचो। अच्छा इसका स्ट्रक्चर सर हमें पता है। अरे तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या पता है, जो नहीं पता होना चाहिए तुम्हें तो वो सब भी पता है भाई, सीख लो। Mn डबल बॉन्ड ओ ऐसे कितने हैं जी, 6, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्या और पूछ सकता है वो सीखो। Cr2O7 2- में पहला सवाल जो बनेगा, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड एंगल कितना है डेटा के साथ, अरे डेटा के साथ ध्यान रखना। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो एंगल है ना क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, दिस एंगल इज 120 डिग्री, 126 डिग्री। ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में होगी रेजोनेंस, रेजोनेंस होने के कारण बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या हो गई सेम। फिर से क्वेश्चन देखो, ये बॉन्ड लेंथ x है और ये बॉन्ड लेंथ y है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा कौन सी होगी दोस्त, बॉन्ड लेंथ दोस्त ज्यादा जो होगी ना, ज्यादा वो y होगी, क्योंकि y के अंदर हमेशा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, x में सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा क्या, स्ट्रक्चर में कुछ पूछ ले, कितने क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम लिंकेज है, बॉन्ड एंगल पूछ ले 126 डिग्री, 126 डिग्री। अरे सर 125 तो उसमें भी था, किसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में N2O5 में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 2 तरह की बॉन्ड लेंथ है, Cr2O7 2- में 2 तरह की बॉन्ड लेंथ है, जरूर ध्यान रखना दोस्त। चलो ओह स्ट्रक्चर अवेलेबल है अपने पास, वाह वाह। Mn27 के बारे में एक खास बात और बता देता हूँ आपको, दिस इज एक्सप्लोसिव कंपाउंड, दिस इज एक्सप्लोसिव, दिस इज एक्सप्लोसिव है दादा, एक्सप्लोसिव है ये। चलो, डाइपोल मोमेंट की रिगार्डिंग देखो, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम टच करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, वेक्टर चलाओ, तीर चलाओ, ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, खत्म, ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, इसका म्यूनेट तो आ गया 0। चलो, ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, इनका तो वेक्टर खत्म, खत्म इनका तो रोल, ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, इनका वेक्टर कहीं आ जाएगा, ठीक है। क्या इन दोनों का वेक्टर खत्म हो जाएगा,
क्या ये मॉलिक्यूल बस ऐसा रहेगा क्या क्लोरोबेंजीन की तरह? वेक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचूं, इन दोनों का वेक्टर इधर जाएगा, 120 डिग्री पे वेक्टर इधर जाएगा, और ये वाले क्लोरीन का भी वेक्टर इधर जाएगा, तो क्या सबसे ज्यादा वेक्टर इधर आएगा? कोई कैलकुलेट वगैरह कोई करना है, कोई डेटा आपको कोई देगा, आपको तो सिर्फ सोचते हुए बताना है यार, आपको तो सिर्फ सोचते हुए बताना है। जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्त, जरूर ध्यान रखना। डाइबोरेन, एक समय था आईआईटी जेई मेंस की दुनिया में, एक समय था जब डाइबोरेन का जलवा हुआ करता। क्यों सर, अब जलवा क्या खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ, बट प्रेजेंस इसकी कम हो गई है, प्रेजेंस इसकी कम हो गई है। क्या बातें ध्यान रखते थे, डाइबोरिन की रिकॉर्डिंग भर भर के क्वेश्चन आते थे, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते थे, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत बार मींस में रिपीटेड क्वेश्चन, कितने टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन, ये टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने। स्टूडेंट ने रट लिया है, आपको भी आंसर याद होगा, मुझे उम्मीद है आपको आंसर याद होगा। चलो, मैं डाइबोरिन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, आप खुद ही आंसर बता देंगे। और इसकी चर्चा तो कोटा फैक्ट्री में भी हो रखी है दोस्त, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा फेमस रहता है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, और ये वाला बॉन्ड, बोथ आर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बोथ आर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और जो ये वाली बॉन्डिंग है ना, ये दिखा देता हूँ, ये वाली बॉन्डिंग, दिस इज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसे कितने, चार, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कितने, दो। ये सारी बातें रटी हुई होती हैं, ये सारी बातें रटी हुई होती हैं। एआई ट्रिपल का ही आया हुआ क्वेश्चन कि टू सेंटर, ये टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से चार, और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, दो। तो आंसर तो इस लॉजिक से, अरे 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 अरे, कैसे अभी कैसे, आंसर तो इस लॉजिक से फोर्थ हो गया। अब उस समय क्या क्वेश्चंस पूछे करते, वो भी सब ध्यान रखना। डाइबोरिन के स्ट्रक्चर में एंगल्स, बॉन्ड लेंथ, दो तरह की बॉन्ड लेंथ, ये ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ये टर्मिनल वाली बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर, ब्रिज वाली 131। एंगल भी ध्यान रखना, हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन एंगल इज ऑफ 97 डिग्री, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन एंगल इज ऑफ 83 डिग्री, अंदर अंदर वाले, बाहर वाला तो हमेशा ही बड़ा है, बाहर वाला हमेशा एंगल बड़ा है क्या? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में भी यही सीखा था क्या? डेटा के साथ याद रखना, डेटा, ये डेटा, ओ मेरे बेटा, आप याद रखें। हालांकि बेटा वगैरह मैं नहीं बोलता यार, ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बूढ़ा हो गया है ना, तो वो सब तो नहीं, बट ऐसे बोल दिया रिलेट करने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओहो, जेई एडवांस का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जेई एडवांस का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मजेदार सवाल है, आया हुआ क्वेश्चन। पता है, बहुत बहुत बढ़िया फ्रेमिंग की थी साईटी जेई के क्वेश्चन में। देखो, हमें ये पता है कि सेम साइन की लोब्स ओवरलैप करती है। हाँ, तो देखो, व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट है तो ये बॉन्डिंग रहेगा, ब्लैक ब्लैक व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट है तो बॉन्डिंग, ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक तो ये एंटी बॉन्डिंग होगा, ब्लैक व्हाइट ये एंटी बॉन्डिंग होगा। ये बात तो श्योर हो गई ना, ये बात तो श्योर हो गई ना। दोनों ऑर्बिटल्स कैसे हैं सर जी? दोनों ऑर्बिटल्स डी हैं, डी डी बॉन्डिंग है क्या? और हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो डी डी बॉन्डिंग होगी क्या? डी डी सिग्मा बॉन्डिंग। ये साइडवेज ओवरलैपिंग है तो क्या पाई बन गया क्या? पी डी, ये पी ऑर्बिटल ये डी ऑर्बिटल, पी डी बॉन्डिंग, पी डी बॉन्डिंग क्या? हाँ, पी डी पाई बॉन्डिंग है। तो पी का मैच तो दोस्त टू से होगा, तो क्या क्यू का मैच थ्री से होगा? पी का मैच टू से, क्यू का मैच थ्री से। आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। फिर भी मैच करना चाहो तो कर लो। आर का मैच क्या पीडी एंटी बॉन्डिंग यानी वन से हो जाएगा, और एस का मैच क्या फोर से हो जाएगा? सेम साइन की लोब्स ओवरलैप करती हैं, सेम साइन की लोब्स ओवरलैप करती हैं। इतना पॉइंट सिर्फ आपको सीखना था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना पॉइंट आपको सीखना था। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, सर डाइपोल मोमेंट आपको एक का दे रखा है, इस मॉलिक्यूल का पूछा है, हमें तो डेटा पता ही नहीं। अबे तो डेटा निकालना भी किसको है? अबे डेटा निकालना भी किसको है, ये भी तो सोचो, कौन है जो डेटा निकाल रहा है? चलो, सोचते हैं, हम तो सोचते हैं, कर पाएंगे शायद। ये दोनों वेक्टर्स का नेट रिजल्टेंट इधर आएगा क्या? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पर हैं, तो क्या इस वाले वेक्टर को ये वाला वेक्टर कैंसिल आउट होगा? ये तीनों क्लोरीन का इफेक्ट कैंसिल हो गया क्या? क्योंकि दोनों जो 120 पर हैं उनका नेट रिजल्टेंट को कैंसिल करेगा ऊपर वाला क्लोरीन। क्या पूरा मॉलिक्यूल को ध्यान से सोचो तो इसकी तरह बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन की तरह, और क्लोरोबेंजीन का तो डेटा दे रखा है, तो यही आंसर हो गया। 1.5 डिवाई इज द आंसर, 1.5 डिवाई इज द आंसर। देख रहे हैं कितनी चालाकी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है। ओहो, एक क्वेश्चन और करो, जेई एडवांस का बहुत पुराना सवाल, सवाल पता है क्या कहता है? कहता है कि NH3 की रिएक्शन आप BF3 के साथ करवाओ करवाओ,
कुछ नहीं, नाइट्रोजन का लोन पेयर बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, काइंड ऑफ अडक्ट बनाता है। क्या क्या बोला, छोड़ दो, भूल जाओ। नाइट्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp3 है क्या, बोरोन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp3 है क्या, दोनों टेट्राहेड्रल sp3 हो जाएंगे क्या, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये डाउट्स मेरे पास लेकर आते हैं, कहते हैं कि सर NH3 तो sp3 आना चाहिए, BF3 sp2 आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन टिक कर रहे होते हैं। इनिशियल कंपाउंड्स के बारे में नहीं पूछा मेरे दोस्त, सवाल पूछा है बनने वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन का खूबसूरती देख रहे हैं, मेंस के लिए सूटेबल क्वेश्चन। ओहो, फजांस रूल की का दीदार तो बहुत समय बाद हुआ है। फजांस अंकल ने क्या बताया सुनते हुए चलो अब आप। फजांस की कहानी अनिरुद्ध वालिया की जुबानी। ओहो, आजकल तो खतरनाक क्राइम हो रहा है, खतरनाक क्राइम हो रहा है, पर अच्छा है। फजांस रूल क्या बताता था, फजांस ये कहता था कि यार कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं है। इट टेल्स अबाउट कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ये आपको कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताएगा, किसके अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, ठीक है, सोचो। एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड रेडियस ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। चार्ज जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर ज्यादा, साइज जितना कम पोलराइजिंग पावर ज्यादा। ये टर्म मेनली डिफाइंड है कैटायंस के लिए, कैटायंस के लिए। एक टर्म और है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली चार्ज ऑन अनायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अनायन। ठीक है, अब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या लिंक है, कोवेलेंट कैरेक्टर से दोस्त मेरे ये लिंक है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर, मैं थ्योरी वाला पार्ट एक बार बोलता हुआ चल रहा हूँ। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा यदि पोलराइजिंग पावर बढ़े या पोलराइजिबिलिटी बढ़े, पोलराइजिबिलिटी बढ़े। ठीक है, अब सोचो, कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, जैसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, लिख लो CCl4 BCl3 BeCl2 LiCl। कार्बन +4 में, बोरोन +3 में, बेरिलियम +2 में, लिथियम +1 में। ओहो, चार्ज जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। तो क्या आपकी निगाहें ऑप्शन देख पा रही हैं क्या, थर्ड ऑप्शन आपके पास आ चुका है क्या, थर्ड ऑप्शन आपके पास आ चुका है, चार्ज से आपने डायरेक्टली कमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलो और सोचते हैं। अरे यार, थर्मल स्टेबिलिटी को लेकर भी है ना, बहुत सारे लोगों के मन में कुछ खतरनाक बातें रहती हैं। मैं सारी बातें आपके सामने रख देता हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी टॉपिक ही 5 5 मिनट तो नहीं, 2 4 मिनट में आपको सारी बातें बोल देता हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी के लिए ना, यदि मोनो एटॉमिक अनायन है, मोनो एटॉमिक अनायन, जैसे एक ही आयन है, उसमें एक ही एटम है, H-F-Cl-Br-I-, N3 तो नहीं, पर हाँ ये N3- चल जाएगा, एक एटम है, एक्सेट्रा। इन सब के लिए आप थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे लैटिस एनर्जी। अब ये सर लैटिस एनर्जी क्या वाला है, अरे लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ चार्जेस। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इतना बात ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, पहले यहाँ पे बात कंप्लीट कर दूं, फिर क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। पोली एटॉमिक अनायन आए, पोली एटॉमिक अनायन, लाइक एग्जांपल जैसे कोई भी ले लो, SO4 2- CO3 2-, कोई भी एक से ज्यादा अनायन, बस उनके लिए आप थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर। आप उनके लिए क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर सोचो अनायन कैसा है, सर Na+H-, मोनो एटॉमिक है, तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, क्या सब पर चार्ज +1 - 1 का है क्या, तो चार्ज तो सब पर सेम है। अब रेडियस जिसका जितना कम, तो लैटिस एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो छोटू जो अनायन है, छोटू जो कैटायन है, उसका लैटिस एनर्जी होगा ज्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो क्या सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा। पता लगा कैसे चेक करना है। यदि कोई और कंपाउंड होता तो आप उसको चेक कर रहे होते कोवेलेंट कैरेक्टर से। थर्मल स्टेबिलिटी की सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। जब भी क्वेश्चन आए बस चेक करना है, मोनो एटॉमिक है, पोली एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, तो आप चेक करेंगे, आप चेक करेंगे
लैटिस एनर्जी से, पोली एटॉमिक है तो कोवेलेंट कैरेक्टर से पता लगा। अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को लेकर भी मार्केट में बहुत बवाल है। सॉल्युबिलिटी के कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर हैं, नॉर्मली जो चल जाती हैं बातें वो बता देता हूँ। ग्रुप 1 कैटायंस के साथ, ग्रुप 1 कैटायंस के साथ कौन कौन? फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फेट। और ग्रुप 2 कैटायंस में, ग्रुप 2 कैटायंस में पहले तीन तो ये ध्यान रखना, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और एक और कब्जे में कर लो ऑक्सलेट। बस इन्हीं के साथ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कैटायंस में टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या करती है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। इन जनरल पॉइंट है, बाकी के साथ डिक्रीज करेगी। एक दो एक्सेप्शनल ऑर्डर है, वो बहुत ज्यादा नहीं पूछता एग्जामिनर। ग्रुप 1 कैटायन में फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, बाकी के साथ डिक्रीज। ग्रुप 2 में चार ही ध्यान रखें, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और ऑक्सलेट। इन्हीं के साथ सिर्फ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, बाकी के साथ जनरली डिक्रीज करती है। खुलेआम ऐलान कर दिया, सॉल्युबिलिटी की सारी टेंशन दूर कर दी। चलो दो चार बातें मैं आपको और बता देता हूँ, दो चार काम की बातें और बता देता हूँ दोस्त। अच्छा लग रहा है, सेशन है, बढ़िया है, काफी सारी बातें मैं आपको सिखा भी चुका हूँ, बट और सिखा देता हूँ। एक कंपाउंड है NH3। देखने में ऐसा लगता है जैसे मैंने अमोनिया को गलत लिख दिया है, बट नहीं, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। अब हाइड्राजोइक एसिड में ऐसा क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन एडवांस टाइप का है, बट ठीक है, अभी मैं मेंस की बात चल रही है तो मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ क्या, कि पूछ लेगा कितनी तरह की बॉन्ड लेंथ है, कितने तरह की बॉन्ड लेंथ है। दोस्त ध्यान रखना, दोस्त ध्यान रखना, इसका थोड़ा जो स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा मैं बेंड शेप बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा फील आए। फील भी तो जरूरी है बे। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ पर काम की बातें क्या क्या है वो सारी बातें सीखते हुए चलो। ये जो नाइट्रोजन है दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ये जो नाइट्रोजन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पहला काम का बाद जो सीख रहे होंगे, ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज ऑफ रफली रफली मेरे हिसाब से 107 डिग्री के आसपास। ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, दो अलग अलग कैटेगरी की बॉन्ड लेंथ है, दो अलग अलग टाइप की बॉन्ड लेंथ है। ये बॉन्ड लेंथ में कह देता हूँ एक्स है, ये बॉन्ड लेंथ में कह देता हूँ वाई। तो दोस्त बॉन्ड लेंथ जो ज्यादा है ना, वो नो डाउट आपको देखने में लग रहा होगा सिंगल और ये डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा एक्स वाला निकल कर आएगा। बट वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, तो जरूर ध्यान रखना। डेटा ना भी याद रखो, डेटा ना भी याद रखो तो भी चलेगा। इसी के साथ एक कंपाउंड है, इसका अनायन बनाओ, H-, अजाइड आयन। दिस इज अजाइड आयन। अजाइड आयन का वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैं आपके सामने रख देता हूं। यहां यदि ये बॉन्ड लेंथ x है और ये बॉन्ड लेंथ y है ना, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ दोस्त क्या निकल कर आती है? बराबर निकल कर आती है। यहां दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या निकल कर आ रही होती है? बराबर। हाइड्रोजोइक एसिड में दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ, और अजाइड आयन में जो H+ हटाने के बाद जो आयन बना उसके अंदर बॉन्ड लेंथ क्या है? लगभग बराबर। बहुत इंफॉर्मेटिव, शानदार बात लगा। ये शानदार शानदार चीजें जरूर ध्यान रखना। और ये एंगल रफली है ना 107 की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं 109 डिग्री के आसपास। हालांकि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ठीक है, एग्जैक्ट डेटा लिखना चाहें तो लिख लो, लगभग 109 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये सारी बातें जरूर ध्यान रखना। आई होप आपको काफी सारी चीजें इस सेशन के थ्रू, पूरा केमिकल बॉन्डिंग का जो मेजर एस्पेक्ट था मैंने आपको वो सिखा दिया है। आप सारी वीडियोस को जरूर देखना। और इसका पूरा प्लेलिस्ट है दोस्त, इसका पूरा प्लेलिस्ट है जेई रिवीजन सीरीज का। जितने भी सेशंस आने वाले हैं और आ चुके हैं, आप उन सेशंस को जरूर देखते हुए चलो। आपको मींस में नो डाउट गारंटेड फायदा होगा। नोट्स जो जो बहुत शानदार बातें हैं उनको एक पेज पे जरूर लिखते हुए चलना, एक पेज पर जरूर लिखते हुए चलना, ताकि बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, ताकि हर स्टूडेंट को इस फ्री सीरीज से फायदा मिल सके। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, एक कमेंट जरूर करना, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। अगले सेशन में मिलते हैं एक और चैप्टर के साथ, रिवीजन कर रहे होंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।